नमस्कार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपना रिप्लाई पेश कर दिया है। उस रिप्लाई में मध्य प्रदेश राज्य सरकार स्वयं उलझेगी जिस दिन हाईकोर्ट में आर्गुमेंट होंगे। अपनी ही बातों में उलझेगी। कैसे उलझेगी देखिए इस वीडियो में विस्तार से। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रिप्लाई तो बहुत लंबा दिया, 119 पेज का रिप्लाई दिया। 119 पेज में क्या लिखा होगा आपके मन में भी बड़ी जिज्ञासा होगी। वर्ग 3 भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर मामला है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने तानाशाही तरीके से और उनको ज्वाइनिंग भी दे दी, बीएड वाले नौकरी भी कर रहे। डीएलएड वाले अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे, स्टे नहीं मिला और सब्जेक्ट टू आउटकम रखते हुए भर्ती प्रक्रियाएं कंप्लीट हो गई। लेकिन जब 11 अगस्त 2023 को अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जब जजमेंट आता है, उसके बाद डीएलएड टीम हावी हो जाती है और हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई का दौर जारी रहता है। लेकिन हर बार तारीख मिल जाती है। पहले आईए के नाम पर मिलती है तो बाद में राज्य सरकार रिप्लाई के नाम पर। जब राज्य सरकार का रिप्लाई आता है तो सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन के मामले पर डिपेंड हो जाता है। लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं। पटना हाईकोर्ट से आया तो उत्तराखंड हाईकोर्ट से आया। उन दोनों जजमेंट का विस्तार से मैंने मेरे चैनल पर बताया। अब जनवरी 2024 में होने वाली जबलपुर हाईकोर्ट में क्या तारीख मिलेगी या बाद में फैसला होकर रहेगा, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा विस्तार से। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने क्या रिप्लाई दिया है, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करूंगा। कौन कौन से बिंदु पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार अपने रिप्लाई में ही उलझेगी, कैसे उलझेगी देखिए पूरी रिपोर्ट। 30 बिंदु मेन है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अपने रिप्लाई में। 1 से 11 पेज में तो उन्होंने अपने 30 बिंदुओं का जिक्र किया है। बाकी में वकालतनामा है तो डीएलएड के जो टेट एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस के बारे में जिक्र है। उसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ऑर्डर का मामला है तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ मामले का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ऐसे करके इनके 119 पेज बन गए। रीट पिटीशन नंबर 137/68/2022 में राज्य सरकार ने रिप्लाई दिया और कनेक्टेड सारी में सेम ही रिप्लाई है। 30 बिंदुओं के माध्यम से रिप्लाई दिया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार अपने कौन कौन से बिंदु के रिप्लाई में बिंदु संख्या 18, बिंदु संख्या 21, बिंदु संख्या 23, बिंदु संख्या 24, इन 4 बिंदुओं के रिप्लाई में तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार स्वयं ही उलझ जाएगी जिस दिन आर्गुमेंट होगी। कैसे उलझेगी वो देखिएगा। क्या कहा है इन बिंदुओं में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, देखिए। पहले नंबर बिंदु में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वही बातें कही हैं जो पिटिशनर की डिमांड है, क्योंकि वहीं से सीक्वेंस वाइज से उसके हिस्से आपके स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कहा कि पिटिशनर ने जो एनसीटी का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का 28 जून 2018 नोटिफिकेशन, 30 मई 2018 का जो भारत सरकार का लेटर, उन सारों को जो चैलेंज किया गया है और उसी के साथ मध्य प्रदेश राज्य सरकार के जो एजुकेशन सर्विस रूल 2018 को चैलेंज किया गया जिसमें बीएड को प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन बनाया गया, इन सारों को पिटिशनर ने चैलेंज किया है। 2 नंबर पैराग्राफ में मध्य प्रदेश राज्य सरकार कहता है, क्योंकि रिप्लाई के नाम पर बहुत सारी तारीखें पड़ी और 2022 का केस है और 2023 आने को हो गई। मध्य प्रदेश राज्य सरकार का 12 महीने से ज्यादा हो गया, रिप्लाई नहीं दिया गया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डांट भी बहुत पड़ी, फटकारे भी लगाई। वो आप मेरे चैनल पर वीडियो दिखाए थे किस प्रकार से राज्य सरकार को डांटा था हाईकोर्ट ने। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहता है कि जो हमारे को डिले हुआ रिप्लाई देने में, उसके लिए अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड अपोलॉजी बताई, माफी मांगी है हाईकोर्ट में अनकंडीशनल के साथ अपोलॉजी, बहुत दुख और खेद बताया। कारण क्या बताया, कारण देखिए, इसको बोलते हैं कि सरकार का पावर और सरकार की तानाशाही। खेद तो जताया, अपोलॉजी तो की, लेकिन कारण जानकर आप भी हैरान होंगे कि सरकार ने डिले का कारण क्या बताया। सरकार कहती है कि जो हमको एविडेंस थे
जो डॉक्यूमेंट थे उनको कलेक्ट करने में समय लग गया, क्योंकि हम रिप्लाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते थे, इसलिए हमको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में समय लग गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि डॉक्यूमेंट ऐसे क्या लेकर आई होगी मध्य प्रदेश राज्य सरकार, जिसको इतना 12 महीने से ज्यादा समय लग गया और रिप्लाई को इफेक्टिव बनाने के लिए, और ऐसा क्या डॉक्यूमेंट लेकर आई। मैं बताता हूँ क्या लेकर आई। एक तो लेकर आई जो टेट का सिलेबस, जो बीएड वाले ऑलरेडी लेकर आए, डीएलएड वालों ने अपनी याचिकाओं में लगा रखा है सिलेबस, और इसको ढूंढने में 12 महीने लग गए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को। बड़ी हैरानी की बात है। उसके बाद दूसरा क्या लेकर आए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऑर्डर और छत्तीसगढ़ का जो डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, दो ऑर्डर वो लेकर आए जो पूरी दुनिया में चर्चा है और बीएड वाले ऑलरेडी रख चुके हैं अपने आईए के अंदर। उसको कलेक्ट करने में समय लग गया है। इसके लिए उनको माफी भी मांगी है हाईकोर्ट से। खैर, उन्होंने रिप्लाई तो दिया, राज्य सरकार है, लिख सकते हैं, दे सकते हैं, उन राज्य सरकार है। 3 नंबर पैराग्राफ में राज्य सरकार कहती है, पिटिशनर के द्वारा जो उठाए गए जो इश्यू मुद्दे हैं वो गलत हैं, बेसलेस है, आधारहीन है, इनकरेक्ट है। इनमें हमने कोई भी इलीगलिटी नहीं की है हमारी चयन प्रक्रिया में। 4 नंबर बिंदु में, क्योंकि 30 बिंदु हैं, थोड़ा मैं समरी के रूप में शॉर्ट में बताता जाऊंगा, जहां पर उलझेगी मजबूत होगा वहां देखते जाए। 4 नंबर बिंदु में कहते हैं कि बीएड है जो क्वालिफिकेशन एनसीटी के द्वारा बनाई गई है, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है, डिग्री इनकी मान्य एनसीटी से अप्रूव्ड संस्थाओं से, ये बातें कही गई। 5 नंबर पैराग्राफ में कहा कि पिटिशन ने जो प्राथमिक तौर पर राजेंद्र सिंह चोटिया वर्सेस एनसीटी का जो मामला राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 का जो फैसला रखा है, पिटिशनर ने 6 नंबर पैराग्राफ में कहा कि जिसमें एनसीटी नोटिफिकेशन, उस फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जो रद्द कर दिया गया, एनसीटी के ग्राउंड को सबको सेट असाइड बाहर करते हुए, उनको साइड में रखते हुए, उनको सेट असाइड करते हुए एनसीटी का नोटिफिकेशन क्वेश्चन कर दिया गया। 7 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि हम राज्य सरकार है, हमारे पास आर्टिकल 309 के तहत पावर है कि हम मध्य प्रदेश एजुकेशन सर्विस रूल बनाए 2018 में, जिसके बेसिस पर हमने बीएड को शामिल किया और हमने उसको अपॉइंटमेंट दिया। हमारे पास आर्टिकल 309 के तहत हमारे पास पावर है, यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार कहती है। अब मध्य प्रदेश राज्य सरकार अपने पैराग्राफ नंबर 7 तक ये कहती है। उसके बाद 8 नंबर पैराग्राफ में क्या कहती है, ये जो रूल हमारे फ्रेम्ड किए गए हैं जो 2018 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो राजस्थान हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो नॉट असेल्ड और डील्ड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, मतलब उनके द्वारा ये कोई डील नहीं किया गया, कोई डिस्कस नहीं किया गया, उनके द्वारा कोई रोका नहीं गया है हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार की, और ना ही उसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश राज्य सरकार सर्विस रूल 2018 चैलेंज किए गए हैं। ये इसलिए हमने उनको सबको ज्वाइनिंग दी और हमने नौकरी दी। 9 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं, पिटिशनर ने जो देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस का जजमेंट 11 अगस्त 2023 का जो फैसला रखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड करते हुए और उस फैसले पर मुहर लगाते हुए उन्होंने कहा, और उसके बाद उस पैराग्राफ का कोट किया है कि जिसमें राजस्थान सरकार की गलती थी, बीएड को शामिल नहीं किया, एनसीटी का नोटिफिकेशन, उस पैराग्राफ को कोट करते हुए कहा है। इसको इसलिए कोट किया, आगे वाले बिंदु में रिप्लाई दिया कि 10 नंबर पैराग्राफ में राज्य सरकार ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट की गलती मानी है, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार ने एनसीटी के नोटिफिकेशन को मानते हुए बीएड को शामिल नहीं किया। ये राजस्थान सरकार की गलती थी, इसलिए उन्होंने बीएड को शामिल नहीं किया, तो ये गलती थी, हमने ये गलती नहीं करी, हमने बीएड को शामिल किया है। बट आगे इसी पॉइंट में उलझ जाएंगे। देखिए, शामिल तो कर लिया, आपने गलती नहीं करी। 11 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं, राज्य सरकार ने अपने 2018 सर्विस रूल के अनुसार ही बीएड को शामिल किया है, राज्य सरकार ये गलती नहीं कर सकती, और जो राजस्थान सरकार ने की थी, इस प्रकार के हमारे रूल एक्टिव थे, रद्द नहीं हुए थे, इसलिए हमने उनको शामिल करके ज्वाइनिंग दिए।
12 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि अपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को जो अपील्ड किया है और जो एनसीटी के नोटिफिकेशन को रिट्रीटेड करके दोबारा से रद्द किया है, क्योंकि उसमें राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट में बहुत सारे और चीजें ऐड करके दिए ना, इसलिए ये हुआ है। क्योंकि वो तो अपहेल्ड किया है, अफ्रेम्ड किया है, उसके बाद और नई पॉइंट ऐड किए तो ये वर्ड यूज करना पड़ता है। इसलिए ये उसमें कहा है कि अपेक्स कोर्ट ने रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बारे में कहा है कि ये पॉलिसी मैटर होते हैं जो इसमें हम ज्यादातर इंटरफेयर नहीं करते हैं, बहुत रेयर मैटर में करते हैं, इसलिए ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी, हमने शामिल किया है। 13 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि प्राइमरी टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए जो मध्य प्रदेश एजुकेशन सर्विस रूल जो 2018 है, उनके ऊपर कहा कि ये पात्रता परीक्षा देकर आए हैं और हमने इनकी स्क्रीनिंग हुई है, पात्रता परीक्षा दी है, उसके बाद ये टीचर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए आए हैं। 14 नंबर पैराग्राफ में इन्होंने टेट का सिलेबस रखा है, जिसमें पेडागोजी, जो चाइल्ड पेडागोजी, जो प्राइमरी और टेट सिलेबस के बारे में कहा है। 15 नंबर पैराग्राफ में कहा है कि जो बीएड धारी है ये टेट पास करके आए हैं और उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट दिया है, इनको मेरिट निकाली है, चाइल्ड पेडागोजी पढ़ के आए, 6 से 11 तक के बच्चों के लिए पूरा अनुभव लेकर आए, अच्छे मार्क्स ले आए, तब हमने इनको पूरा दिया स्क्रीनिंग करके, और उसके बाद ये 15 नंबर पैराग्राफ में कहा है। 16 नंबर पैराग्राफ में कहा है कि बीएड ने भी टेट पास किया तभी तो वो लोग अपॉइंटमेंट लगे हैं, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि मिसलीडिंग या फर्जीवाड़ा करके लगे, ऐसा नहीं लगे, बीएड टेट का पेपर देकर आए तब वो नौकरी लगे, स्क्रीनिंग मेरिट में आए। 17 नंबर पैराग्राफ ने कहा कि हमारे रूल के अनुसार प्राइमरी टीचर, मिडिल और जो हायर के लिए बीएड वो डिग्री अलाउ है और उस प्रोसेस के अधीन इनका सारा चीज हुआ है। 18 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कोई खास रिप्लाई नहीं है, आप थोड़ा देखते जाइए, जहां पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार कहां कहां उलझेगी मैं चर्चा करूंगा। 18 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार बीएड जो बिना ब्रिज कोर्स के क्वालिफाइड नहीं है, ये टेट पास कर आए, जो ये पिटिशनर कह रहे हैं कि बीएड वाले ब्रिज कोर्स के बिना क्वालिफाइड ही नहीं है, वो योग्य ही नहीं है, उनको कैसे ले लिया, हम कह रहे हैं वो टेट पास करके आए हैं, उनकी ये बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी और देंगे। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कि एजुकेशन क्वालिटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको प्राइमरी टीचर के लिए पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण नहीं है। बट मध्य प्रदेश राज्य सरकार कह रही है कि हम यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने बीएड को लिया है, क्योंकि टेट पास करके आए, डिग्री है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार स्वयं उलझ जाएगी कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, आप बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन कैसे मान रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो आप कैसे मान सकते हैं, यहां पर स्वयं उलझेगी। ये एक 18 नंबर बिंदु है जहां पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के पॉइंट पर स्वयं उलझ जाएगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो आप कैसे कह सकते हैं। 19 नंबर पैराग्राफ में यहां पर देखिए कितने बीएड वाले चयनित हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। 19 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि जो टेट का विज्ञापन है वो 3 जनवरी 2020 को जारी हुआ था, उसके बाद कोविड की वजह से हम एग्जाम नहीं करवा पाए, पोस्टपोन हुई। 5 मार्च से लेकर 26 मार्च 2022 के अंदर हमने ये परीक्षाएं करवाई और उसके बाद परिणाम है वो रिजल्ट है 30 सितंबर 2022 को जारी किया गया। उसमें 19 अक्टूबर 2022 को हमने विज्ञापन जारी कर दिया, क्योंकि ये टेट थी उसके बेसिस पर होता है, तो उसके बाद भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया पोस्ट वाइज का। अपॉइंटमेंट बता रहे हैं कि 30 मार्च 2023 को हमने अपॉइंटमेंट इश्यू कर दिए थे। 19 अक्टूबर 2022 के विज्ञापन के अनुसार 16,427 लोगों का इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसमें से 8,799 बीएड धारी लगे हैं। 16,427 में से 8,799 बीएड धारी लगे हैं। 20 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि हम दूसरा विज्ञापन जारी करते हैं 26 नवंबर 2022 को, जिसमें राज्य सरकार अपॉइंटमेंट है वो 10 अगस्त 2023 को जारी करते हैं और 11 अगस्त को फैसला आता है। इसमें कहते हैं कि 5,617 जो सीटें थी, इसमें से 2784 बीएड धारी लगे हैं। अब बाकी आपकी स्क्रीन पर है, टोटल 22,000 सीटें थी, उसमें से 11,583 बीएड धारी लगे। दैट मीन्स 50%
जो आउट ऑफ रिक्रूटमेंट टोटल में से 50% लोग बीएड धारी लगे हैं। इनकी ज्वाइनिंग हो गई, ये लोग वर्किंग में, ये पैराग्राफ नंबर 20 में राज्य सरकार कहती है। पैराग्राफ नंबर 21 में कहती है, वो सारे पैराग्राफ आपके स्क्रीन पर है। अपेक्स कोर्ट ने देवेश शर्मा जो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में जो जजमेंट का लास्ट पैराग्राफ में जिक्र किया, कई बार मैंने जिक्र किया उसका मेरे केस में, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है। उसमें स्टेट ऑफ मणिपुर वर्सेस सुरजा कुमार जो 2022 का 3 जजों की बेंच का फैसला है उसका जिक्र किया है, और यहीं पर उलझेंगे। स्टेट ऑफ मणिपुर वर्सेस सुरजा कुमार 2022 का जो जजमेंट है उसमें 3 जजों की बेंच ये कहती है कि जब कोई सरकार का कानून या अधिसूचना तब तक वैध होती है जब तक कोर्ट के द्वारा अवैध नहीं ठहराई जाए। अब यहां पर जो मैं बता रहा था कि 18 नंबर बिंदु के बाद कैसे उलझेगी, आपका विज्ञापन 2022 में जारी होता है जहां पर भर्ती के लिए विशेष तौर पर, आपका विज्ञापन 2020 में टेट के लिए होता है, बट जैसे रीट का होता है, रीट के बेसिस पर 2021 में आगे का बीकानेर निदेशालय जारी करता है, ऐसे यहाँ पर होता है। मेन जो भर्ती का ज्वाइनिंग के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ, क्या उस समय वो एनसीटी का नोटिफिकेशन वैध था? क्या उस समय 2022 में जो आपने विज्ञापन जारी किया था पहला 19 अक्टूबर 2022 को, क्या उस समय किसी भी कोर्ट के द्वारा उस कानून को अवैध नहीं ठहराया गया? यहीं पर वो उलझेंगे, क्योंकि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट ने उस कानून को अवैध ठहरा दिया, इलीगल ठहरा दिया, असंवैधानिक ठहरा दिया। तो आप कैसे इसी पॉइंट में जब स्टेट ऑफ मणिपुर का जजमेंट, और उस जजमेंट के आप सुनेंगे जो सुनवाई का लाइव हिस्सा सुनाया गया, जो विज्ञान शाह जी ने इस जजमेंट का जिक्र भी किया था, डिटेल से बताया भी था। यहां पर ये स्वयं उलझ जाएंगे इस पॉइंट में कि भैया जब आप विज्ञापन जारी किया था मैंने उस समय तो अवैध था, जिसके बेसिस पर उस विज्ञापन ने आपने, वो तो टेट था, टेट के बाद आप जिस बेसिस पर लिया तो उस समय बीएड वालों बाहर कर देते, टेट भले ही दे दिया, लेकिन ज्वाइनिंग के समय तो उनके पास नहीं थी। जो विज्ञापन जो जारी किया, जिस विज्ञापन के बेसिस पर ज्वाइनिंग हुई, क्या उस विज्ञापन के जो रूल बनाए गए, क्या उस समय वो कानून वैलिड स्थिति में था, वैध स्थिति में? क्या किसी कोर्ट के द्वारा अवैध नहीं ठहराया गया? दैट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करने वाला पॉइंट है, ये लीगली पॉइंट से आगे बोला जाता है 22 नंबर पैराग्राफ में कि हमने जो हमारे जो राज्य सरकार के जो रूल है उनके अनुसार अपॉइंटमेंट दिए हैं, और हम उन्हें अपॉइंटमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। 23 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो सर्विस रूल है उनको राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया गया। इस रूल के बेसिस पर ना कोई अंडरटेकिंग की गई, सिलेक्शन प्रोसेस, ज्वाइनिंग कोई भी वो नहीं हुआ। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंडरटेकिंग लिया था, वो नहीं मानो तो सुप्रीम कोर्ट में बीएड धारी जब आईए लेकर गए मध्य प्रदेश के, और सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने मेरे चैनल पर कई बार जिक्र किया है, कब सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों की भर्ती प्रक्रिया को सब्जेक्ट टू आउटकम अपने अंडरटेकिंग ले लिया था, और यही डिमांड लेकर मध्य प्रदेश के बीएड धारी सुप्रीम कोर्ट में आईए लेकर गए थे कि जो देवेश शर्मा का केस है वो हमारे केस से हम भी बाहर हट जाएंगे, सारा इसी से सिमिलर मैटर है। और मध्य प्रदेश सरकार के सर्विस रूल लेकर गए, विज्ञापन लेकर के गए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, इसलिए सारे सब्जेक्ट टू आउटकम थे। इसी पॉइंट में वो स्वयं उलझ जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने भी सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन रखा था, और बीएड धारी सुप्रीम कोर्ट चले गए कि ऐसी एनसीटी के नियम पर हमारी राज्य सरकार के रूल बने, हमारी ज्वाइनिंग हो रही है, सारी चीजें वही। तो यहाँ पर अपने जवाब में स्वयं वो राज्य सरकार वो पीछे हट जाएगी, पॉइंट उल्टा पड़ेगा इनके। 24 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि स्टेट जो स्टेचुरी रूल बनाती है, कोई भी जो बॉडी होती है वो रूल बनाती है, ओनली लिमिटेड ग्राउंड पर ही उनको चैलेंज किया जा सकता है। और लिमिटेड ग्राउंड क्या बताते हैं कि जब किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो तब ही कोई चैलेंज कर सकता है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। अब इस पॉइंट में देखिए कैसे उलझेगी मध्य प्रदेश राज्य सरकार। देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A का वॉयलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21 का वॉयलेशन बताया है। और उन्हीं कई आर्टिकलों के तहत बीएसटीसी डीएलएड वालों ने उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रहा है कि बीएड को शामिल करने पर आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हो रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आर्टिकल का वॉयलेशन नहीं हो रहा जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है? आप कौन होते हैं ये कहने वाले? इसी पॉइंट पर वो स्वयं उलझ जाएंगे, इस पॉइंट पर कि वो वॉयलेशन नहीं। उसके बाद 25 नंबर पैराग्राफ में ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का 21 अगस्त 2023 का ऑर्डर लेकर आते हैं। उसके बाद 26 नंबर पैराग्राफ में छत्तीसगढ़ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट जो हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे देते हुए अंतरिम रिलीफ जारी करता है 29 अगस्त 2023 को, उस ऑर्डर को लेकर आते हैं, उस ऑर्डर का जिक्र है। 27 नंबर पैराग्राफ में कह रहे हैं इस प्रकार के जो सिमिलर केसेज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक वो तय ना हो तब तक इन मामलों को डेफर किया जाए, स्थगित किया जाए, इन मामलों पर तय ना हो। कौन से ये वो क्लैरिफिकेशन के मामले इस प्रकार के और जो यूपी के और कई मामले गए उनका लेकर जिक्र करते हैं, स्पेशली मेंशन नहीं करते, ओनली सिमिलर का जिक्र करते हैं। 28 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि ये याचिकाएं खारिज की जाए जो डीएलएड वालों की, इसमें हमने कोई भी इलीगलिटी, कोई भी गलत प्रोसेस प्रक्रिया, कोई भी गड़बड़ कुछ भी नहीं किया, हम सारे नियमों के तहत हैं। और 29 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि जो सभी याचिकाएं वो इनकंसिस्टेंट है, बेसलेस है, इनकरेक्ट है, आधारहीन है, इसलिए इनको सबको रद्द किया जाए। और एफिडेविट 30 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं हमने एफिडेविट के साथ पूरी सारी चीजें रखी। अब बात आती है कि 18 नंबर पैराग्राफ, 21 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर पैराग्राफ में कैसे उलझेंगे। 18 नंबर में मैंने बताया कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन वाले पॉइंट पर उलझेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। उसके बाद 21 नंबर पैराग्राफ में जो मणिपुर वाला जजमेंट है, जब तक कोई कानून किसी कोर्ट के द्वारा अवैध नहीं हो तब तक ही वैलिड है, तो वो 25 नवंबर को 2021 को रद्द हो गया था, तो कोर्ट नहीं रद्द किया था, हाईकोर्ट भी तो राजस्थान कोई कोर्ट थी। उसके बाद 23 नंबर पैराग्राफ में था कि जो सर्विस रूल है वो राजस्थान हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के सर्विस रूल चैलेंज नहीं थे। भैया राजस्थान हाईकोर्ट में तो नहीं थे, लेकिन आपके रूल तो एनसीटी के नोटिफिकेशन पर बेस पर ही बनते हैं। दूसरी बात, आपके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में केस लगे हुए हैं, वहां पर सारी चीजें चैलेंज की हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले लेकर गए हुए थे आईए के रूप में। उसके बाद 24 नंबर में फंडामेंटल राइट किसी भी का भी वॉयलेशन नहीं हो रहा है, ऐसे चैलेंज, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21A का वॉयलेशन हुआ है। तो ये सारी चीजें, इन पर कई सारी चीजें जहां पर राज्य सरकार अपने पॉइंट में उलझेगी। और अभी ये पटना हाईकोर्ट से भी और उत्तराखंड से भी फैसले आ चुके हैं, आपके मालूम है। इस बार तारीख मिलने का चांसेस कम है। जो क्लैरिफिकेशन मामले से जो जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 11 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है, उस डेट को नहीं हुई क्लैरिफिकेशन की, आगे पता नहीं कब होगी, अभी कोई अप्रोक्सीमेट डेट भी नहीं आ रही। तो इस मामले से डिटेक्ट भी हो जाएगा, इस मामले से इस बार जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि जब बाकी हाईकोर्ट तय कर रही है, पटना हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट तय कर सकती है, तो ग्वालियर जबलपुर हाईकोर्ट इस मामले में तय क्यों नहीं कर सकती। ये डीएलएड के वकीलों की तरफ से आप तो तय कीजिए, सुप्रीम कोर्ट देखा जाएगा, वहां तो 12 महीने नहीं लगेगी। तो इस बार पूरी ताकत लगाई जाएगी और मुझे नहीं लगता इस बार तारीख मिलेगी डीएलएड को, बीएड वालों को। बाकी हाईकोर्ट है, सारी चीजें सुनने पर तय करेगा। लेकिन इस बार डीएलएड के पक्ष में 2 जजमेंट हाईकोर्ट से और आ चुके हैं और राज्य सरकार के रिप्लाई में ऐसा कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर जो आपको डरे डीएलएड वाले, वही पॉइंट है जहां पर ज्यादा से ज्यादा तो आपकी प्रेयर वो हिस्सा रखा गया है। 5-10 लाइन उनकी रटी रटाई है, एक छत्तीसगढ़ वाला, और बाकी जो पॉइंट लिखे उन पर स्वयं उलझ जाएंगे। उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ढंग से पढ़ा नहीं, कुछ तो देना, 30.11 पेज में रिप्लाई दिया है, कुछ तो दे। लेकिन हैरानी की बात है कि अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगते हैं, माफी मांगते हैं, खेद प्रकट करते हैं और बोलते हैं हम इफेक्टिव रिप्लाई के लिए हमारे पास समय लग गया डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, और डॉक्यूमेंट बड़े शानदार लाए।
वाह, ये बात लिखनी पड़ती है कोर्ट में लिखने के लिए, अदरवाइज डर लगता है कोर्ट है जुर्माना ना लगा दे, लेकिन वो सबको मालूम है क्या इफेक्टिव है। जो कई लोग जो बड़े 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 वकील बनकर आते हैं और वो केस में खड़े रहते हैं, वहां पर क्या वो पटना हाईकोर्ट का फैसले का जिक्र अपने यूट्यूब पर करेंगे? क्या उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करेंगे और पटना हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, कैसे हटाया जाता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।